हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर तो हो गया होगा और उम्मीद है कि आपके केमिस्ट्री का पेपर लाजवाब हुआ होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को फिजिक्स के पेपर के लिए किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपका डर होगा और जो आप डर रहे होंगे फिजिक्स को लेकर कि फिजिक्स में पढ़ें क्या, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप चाहते हैं कि एक दिन में ही हम पेपर पास कर लें, फिजिक्स का कल्याण हो जाए हमारा, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो को यदि आप कंटिन्यू देख लेते हैं प्यारे बच्चों, आप पूरा लेक्चर देख लेते हैं, तो गारंटी दे रहा हूं कि इस लेक्चर से आपके पेपर में बहुत ज्यादा प्रश्न मैच करेंगे। इस बात को लिख के रख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्लास को ध्यान से देखें। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 1, 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। फिर एक लेक्चर में आप लोगों को 5 नंबर वाले प्रश्न का बना दूंगा। अभी केवल 1, 2, 3 नंबर वाले प्रश्न का वीडियो मैं बना रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें प्यारे बच्चों। यदि आप पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है, जवाब कैसे देना है और क्या करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले बात करेंगे एक एक नंबर वाले प्रश्न की। पहले हम 1 नंबर वाले प्रश्न की बात करेंगे। तो 1 नंबर वाले प्रश्न को चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए, यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो यही 1 नंबर के करीब मैं 8 प्रश्न बनाया हूं प्यारे बच्चों। ये 8 प्रश्न आपके 1 नंबर में घुमा फिरा के पूछेगा, ध्यान रखिएगा। पहला, गौस गौस का नियम किस पर आधारित है, मतलब गौस का नियम किस पर आधारित है। दूसरा का, बायोसेवेट के नियम का एक अनुप्रयोग लिखिए, ठीक। तीसरा का, ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत द्विध्रुव आगुण का एसआई मात्रक लिखिए। फिर ईएमएफ का पूर्ण रूप लिखिए, ईएमएफ, ठीक है। फिर आगे, फोटो इलेक्ट्रो मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसे कहते हैं, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, मतलब इसका ये कहना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसका मतलब होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। आगे है, नाभिकीय विखंडन किस तत्व से होता है। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग लिखिए। अब ध्यान से देखिए बड़े बच्चों, आपको ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, इनका जवाब क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट पेज पर। पहले सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और सभी प्रश्नों का जवाब मैं एक एक करके समझा रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, सभी प्रश्नों का जवाब देख लीजिए। गॉस का नियम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आपको पता होगा कि आप गॉस के नियम के सहायता से गॉस के नियम के सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे। तो जो गॉस का नियम होता है वो कूलाम के नियम के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, ठीक है। मतलब 1/r², इसका मतलब यह है। दूसरा का, बायोसेवेट के लिए बोला था, तो किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मतलब कोई पूछ ले बायोसेवेट के नियम का अनुप्रयोग बताइए, तो बायोसेवेट के नियम का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में प्यारे बच्चों। फिर आगे, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, पारस्परिक प्रेरण या अन्योन प्रेरण प्यारे बच्चों। पारस्परिक प्रेरण को अन्योन प्रेरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत पे कार्य करता है। कोई पूछ ले ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, पूछ रहा था विद्युत द्विध्रुव आगुण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। क्या होगा प्यारे बच्चों, कूलाम मीटर। फिर आगे पूछ रहा था कि ईएमएफ क्या होता है, मतलब विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब सेल का उपयोग नहीं करते, मतलब जो हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, मतलब ईएमएफ। पूछा जाएगा ईएमएफ किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, तो क्या बोलेंगे, जब सेल का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे देखिए मेरे बच्चों, ए सेल हो गया, इस सेल के प्लस और माइनस इस तरह से
इलेक्ट्रोड हैं। तो इनका जब तक हम इनको किसी बल्ब, जब इस सेल का हम किसी में प्रयोग नहीं करते, इस सेल को हम बल्ब जलाने में जब प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इनके सिरों पर जो वोल्टेज बनता है उसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। आगे कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, हेनरी हर्टज। क्या बोलेंगे, हेनरी हर्टज ने। फिर बताइए अगला प्रश्न उसमें कह रहा था कि नाभिकीय विखंडन में कौन से तत्व होते हैं, यूरेनियम। क्या होते हैं, यूरेनियम। आगे इसका उपयोग पावर सप्लाई सर्किट में एसी और डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। कौन, पीएन जंक्शन का उपयोग पूछ रहा था। तो पीएन जंक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए पीएन जंक्शन का उपयोग किया जाता है, मतलब पीएन संधि का। इसका उपयोग पावर सप्लाई सर्किट में एसी को डीसी बदलने में किया जाता है। मतलब एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को यदि आप दिष्ट धारा में बदलना चाहते हैं तो आप वहां पर किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, पीएन जंक्शन का, मतलब पीएन संधि का। तो देखिए सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। इनमें से आपके सेट पेपर में किसी न किसी पेपर में आपके मैच करेंगे हर एक प्रश्न, ध्यान रखें प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे सब 2-2 नंबर के प्रश्न प्यारे बच्चों, सब 2-2 नंबर के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2-2 नंबर के जितने भी प्रश्न होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा गॉस का नियम लिखिए। फिर पूछ रहा है संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। फिर कह रहा है ओम का नियम लिखिए। फिर कह रहा है किरचॉफ, यहाँ किरचॉफ होना चाहिए, ठीक है, किरचॉफ के किसी एक नियम के, मतलब किसी एक नियम का कथन लिखिए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है लारेंज बल का सूत्र लिखे, गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत को लिखिए। फिर कह रहा है फैराडे के नियम को लिखिए, कह रहा है लेंज का नियम लिखिए। सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, वैसे भी सिद्धांत हम लिख चुके हैं। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त लिखिए। फिर कह रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। कह रहा है यंग के द्विछिद्र प्रयोग का सिद्धांत लिखे। कह रहा है प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखे। ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो चलिए इन सभी के जवाब एक एक करके हम देते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, इन सभी के जवाब ध्यान दीजिए। पहला गॉस का नियम पूछा था ना, तो गॉस का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, गॉस का नियम होता है फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें निहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आपसे कोई पूछ ले गॉस का नियम क्या है तो क्या बोलेंगे, गॉस, देखिए क्या बोलेंगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान उसमें निहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देख लीजिए 1/ε0 गुना होता है। ε0 देख लीजिए ऊपर है, सॉरी नीचे है। तो गॉस का नियम क्लियर हो गया ना। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स के जितने नियम हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में कम से कम प्यारे बच्चों 7 से 8 नंबर के नियम पूछे जाते हैं, जितने भी फिजिक्स के नियम मिलाकर, ठीक है। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट प्यारे बच्चों। 8-9 नंबर के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता है, C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आप ध्यान से देखिएगा जो C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल A प्रोपोर्शनल D 1/, देखिए D नीचे है तो 1/D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/D प्रोपोर्शनल K। तो आप देख रहे हैं यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्लेट की दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। K का मान बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। K है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। देखिए धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता उतनी अधिक होगी, देखिए साथ साथ है। फिर आगे प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी जितनी अधिक होगी धारिता उतनी कम होगी, देखिए उल्टा है ना। फिर आगे डाई इलेक्ट्रिक माध्यम के प्रकृति पर, डाई इलेक्ट्रिक माध्यम मतलब समझ रहे हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। आप यहां लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक के स्थान पर माध्यम का परावैद्युतांक,
माध्यम के परावैद्युतांक के प्रकृति पर। तो माध्यम के परावैद्युतांक पर कैसे डिपेंड कर रहा है? देखिए माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ रहा है तो धारिता भी बढ़ रही है। तो माध्यम का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा धारिता भी उतनी अधिक होगी। क्या फार्मूला से सब कुछ समझ में आ रहा है? फार्मूला याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, फार्मूला याद करेंगे तो इस फार्मूले से धारिता किस पर निर्भर करती है, इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लें और याद करें और समझें प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जितना अच्छा इस टाइम याद कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। याद जितना अच्छा करेंगे फायदा भी उतना अच्छा रहेगा आपको। आगे देखिए इसमें क्या करें, ओम के नियम, व्याख्या एवं ग्राफ लिखना है। ग्राफ लिखना है, ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ लिखना है प्यारे बच्चों, V और I के बीच में ग्राफ लिखना है। पहले ओम का नियम क्या है? भौतिक अवस्था नियत रखते हुए प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई चालक है, इस चालक में इस तरह से धारा बह रहा है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V, तो क्या कर रहा है, भौतिक अवस्था नियत रखते हुए किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब I क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, क्या लिखेंगे V प्रोपोर्शनल I, लिखेंगे प्यारे बच्चों V प्रोपोर्शनल I। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, समानुपाती दिख रहा है ना। प्रोपोर्शनल कटता है तो यही बराबर और के आता है, तो बराबर और के का स्थान पे आर आता है, तो आर आई। तो आपसे कोई पूछ ले ओम का नियम बताइए, तो बोलेंगे चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रखते हुए चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अब भौतिक अवस्था से क्या मतलब होता है, ताप। भौतिक अवस्था से मुख्यतः क्या मतलब होता है, ताप से। अब इसका ग्राफ बनाना होगा तो प्यारे बच्चों V और I के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो V और I के बीच में जो ग्राफ है सरल रेखा में होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। यदि दो राशियां साथ साथ बढ़ती हैं और उनका ग्राफ पूछ लिया जाता है तो उनका ग्राफ प्यारे बच्चों इस तरह से सरल रेखा में बनेगा। ठीक है, ये है V और I के बीच में ग्राफ। ये हो प्यारे बच्चों ओम के नियम की व्याख्या और ओम के नियम का ग्राफ। क्या आप परिभाषा ग्राफ अच्छे से दे सकते हैं? यदि आप अच्छे से दे सकते हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें और याद करें बार बार। ठीक है, आप जितना अच्छा याद करेंगे उतना अच्छा आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस टाइम याद होना जरूरी है। आप कितना पढ़ लिए हैं मायने नहीं रखता, आप कितना याद कर लेते हैं मायने रखता है, क्योंकि जितना याद करे रहेंगे उतना ही पेपर में लिख पाएंगे। आप केवल पढ़ते जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है तो पेपर में लिखेंगे क्या? इससे कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखिए किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के दो नियम है। पहला प्रथम नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है प्यारे बच्चों, वो एक बात और ध्यान रखना है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे? आवेश संरक्षण। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान, इसे संधि का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का नियम भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूं, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसे संधि का भी नियम कहते हैं। समेशन I बराबर 0। कोई पूछ ले बताइए संधि का नियम क्या है, तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है बताइए, डेल्टा V बराबर I, सॉरी डेल्टा V बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर जो डेल्टा E बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कोई पूछ ले बताइए किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम क्या है, तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल या अथवा तथा कुल विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कुल विद्युत वाहक बल या कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसे बंद पास का नियम भी कहते हैं या लूप का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है,
या वोल्टेज का नियम भी कह सकते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम का परिभाषा देना होगा तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल या कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? आप दोनों लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों अच्छे से। बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल तरीके से आपको रिपीट करना। लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गतिमान होता है तो उस पर जो बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। फॉर्मूला, जब आवेश विद्युत क्षेत्र में गतिमान होता है तो वेक्टर F बराबर होगा Q इंटू वेक्टर E। जब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो वेक्टर F बराबर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो हो जाएगा Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लॉरेंज बल आ जाएगा Fe प्लस वेक्टर Fm। तो वेक्टर F बराबर वेक्टर Fe का वैल्यू क्या है? Q वेक्टर E प्लस Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब बताइए वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा? Q कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका लॉरेंज बल का सूत्र। क्या हो गया? लॉरेंज बल का सूत्र। 2 से 3 नंबर में आपसे 2 नंबर का पूछ सकता है लॉरेंज का सूत्र बताइए, तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, मैं परिभाषा भी समझा दिया। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आराम से पढ़िए प्यारे बच्चों, आनंद कीजिए, क्योंकि अब जो पढ़े हैं आप जितना पढ़ेंगे उतना ही लिखेंगे, आप इस टाइम जितना याद करेंगे उतना ही लिखेंगे। तो माइंड जितना शांत रहेगा, माइंड जितना फ्री रहेगा और टेंशन कम रहेगा तो याद ज्यादा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं माइंड को एकदम फ्री रखिए। ठीक है, पिछले पेपर के बारे में सोचकर आज वाला पेपर खराब ना करें प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे देखिए प्यारे बच्चों। इस पॉइंट में क्या करा है? गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत लिखे। तो गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत या धारा मापी का सिद्धांत बोल सकता है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को रख देंगे और इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? जब भी कोई एक धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली पर चुंबकीय बल लागू लगता है या बल लागू लगता है, जिसके कारण वो कुंडली क्या होने लगती है? घूमने लगती है। और कुंडली घूमने लगती है अर्थात वो विक्षेपित होने लगती है। जितना ज्यादा धारा बहाएंगे उसमें, उस कुंडली पर उतना ही ज्यादा चुंबकीय बल, उतना ही ज्यादा उस पर बल लागू लगेगा और वो उतना ज्यादा विक्षेपित होगी, मतलब वो उतना ज्यादा घूमेगी। तो ये कुंडली जो विक्षेपित हो रही है, जो घूम रही है, इस किस कारण से घूम रही है? उसमें प्रवाहित धारा के कारण घूम रही है। जब आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर बल लागू लगता है, यही बात मैं बोला, बल लागू लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। इस प्रकार कुंडली विक्षेपित होने लगता है। जब कुंडली घूमने लगेंगी तो कुंडली की स्थिति जो है चेंज होगी ना, विक्षेपित होने लगता है, और यह विक्षेपित या विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही है फाई मतलब विक्षेप, और आई है उस कुंडली में प्रवाहित धारा। तो जब आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर बल लागू लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। इस प्रकार कुंडली विक्षेपित होने लगती है, और ये जो कुंडली विक्षेपित हो रही है वह उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यह प्यारे जो आयताकार मतलब गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत। गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत या धारा मापी का सिद्धांत पूछ लेगा तो भी आप ऐसे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न पूछेगा वही, आप केवल सरल भाषा में जान रहे हैं कि प्रश्न ऐसे पूछेगा, लेकिन वो प्रश्न को थोड़ा घुमा देता है और शब्द बदल देता है तो लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए, अगला है फैराडे का नियम। फैराडे के 2 नियम हैं, एक प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम प्यारे बच्चों। तो चलिए एक एक करके पहले हम समझते हैं फैराडे के नियम के बारे में। पहले फैराडे का प्रथम नियम क्या है?
फैराडे का प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, भाई जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यह है फैराडे का प्रथम नियम। पूछ लिया जाएगा फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। बस आप इतना लिख देंगे, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, सिंपल सा आप लिख देंगे फैराडे के प्रथम नियम में। फैराडे के द्वितीय नियम में क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है या उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E बराबर -n डेल्टा फाइव बी बटे में डेल्टा टी लिखना है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी। ये है फैराडे का द्वितीय नियम। क्या, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसको कहते हैं कि समय को कहते हैं दर। यह है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। यह है, इसको ये बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। आप यहां तक इसको बोलेंगे, मान उसके चुंबकीय फ्लक्स, देखिए इसका नाम लेंगे, उसके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम। क्या आप फैराडे का द्वितीय नियम लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं बोला ना, फिजिक्स में यदि आपके नियम याद होंगे तो 10 से 12 नंबर आपको फिजिक्स के नियम से पूछता है, ध्यान रखिएगा। फिजिक्स के नियम में 10 से 12 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों और याद जरूर करें, ठीक है। बार बार रिपीट करें, याद करें अच्छे से। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में है लेंज का नियम। पूछा जाए लेंज का नियम क्या है बताइए। तो इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। आप जिसको क्या होता है ना, जिसको आप सहारा देंगे, मतलब सहारा मतलब है विरोध, आप जिसको अच्छा समझेंगे आपके साथ जो रहेगा वो आपका ही विरोध करता है। ये है लेंज का नियम। लेंज का नियम का कहना है जो चीज आपसे लोग सीखते हैं आपका ही आगे चल के आपका ही विरोध करने लगते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। आप किसी व्यक्ति को कोई काम सिखा देंगे तो काम सीख जाएगा, कुछ समय के पश्चात वो आपका ही विरोध करने लगता है। इसका मतलब है लेंज के नियम का पालन कर रहा है, ऐसा वो कर रहा है तो लेंज के नियम का पालन कर रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए लेंज के नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। उस कारण का विरोध करती है, इसको हटा दीजिएगा, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या आपको समझ में आ गया लेंज का नियम। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अभी मैं बताया, यह अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। किस पे कार्य करता है, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर। आगे देखिए प्यारे बच्चों अगले पॉइंट में, ये महत्वपूर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 नंबर का एकदम आसानी से पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और शर्त के लिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये कोई सघन माध्यम है, क्या है सघन, और एक क्या है विरल है। अब प्रकाश इस तरह से सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्रांतिक कोण आई है सी, और ये हम यदि किसी किरण को भेज रहे हैं जो क्रांतिक कोण से अधिक कोण बना रहा है इस तरह से, तो ये जो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे किरण जो जा रहा है वो पुनः उस माध्यम में जाने के बाद, मतलब कि उस माध्यम वो पुनः अपने माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। क्योंकि जब प्रकाश किरण कोई इस तरह से जाता है तो विरल माध्यम, सघन से विरल जाता है तो अविलंब से दूर जाता है। तो ये प्रकाश यदि जाना चाहता तो सीधा ऐसे ही जाता, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश सीधा नहीं जाएगा क्योंकि अपने मार्ग से विचलित होगा। अब जब अपने मार्ग से विचलित होगा तो वह विरल माध्यम, देखिए सघन से विरल में जा रहा है तो अविलंब से दूर जाएगा। अविलंब से दूर मतलब ये अविलंब है, तो अविलंब से दूर मतलब ये इधर जा चला आएगा। यदि हम इधर भेजते तो अविलंब की ओर जाता,
तो अभिलंब से दूर भेजना था। तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे जा रही है तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जा रही है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करती है, देखिए सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश करती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए शर्त क्या है, ध्यान दीजिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला शर्त। प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर होना चाहिए, ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए। मतलब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए, मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर प्रकाश की किरण जानी चाहिए। यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब अगले पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा। बताइए अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है। तो प्यारे बच्चों n बराबर होता है C/V। क्या होता है n बराबर 2 मिनट प्यारे बच्चों, n बराबर C/, ठीक है, C/V होता है, n बराबर C/V। तो देखिए किसी माध्यम में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। किसी निर्वात में, यहाँ लिख देंगे निर्वात में, क्या बोलेंगे, निर्वात में बोलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल तथा, यहाँ माध्यम बोल देंगे, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। परिभाषा क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, बटे को क्या बोलते हैं, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कोई पूछ ले अपवर्तनांक क्या है, बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह है प्यारे बच्चों आपके अपवर्तनांक की परिभाषा। ना तो इसका मात्रक होगा न ही इसका बीमा होगा, याद रखिएगा। कोई अपवर्तनांक का मात्रक और बीमा पूछेगा तो बोल देंगे न इसका मात्रक होगा न ही इसका बीमा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये है अपवर्तनांक की परिभाषा। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें और परिभाषा रिपीट कर लें। ऊपर लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा लगाइए, नीचे का बोलिए माध्यम में प्रकाश की चाल, फिर बटे मतलब इसका नाम, अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यह है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक की परिभाषा, स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या कर रहा है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग सिद्धांत। यंग के द्विछिद्र प्रयोग सिद्धांत क्या है, तो यंग का कहना है, जैसे मान लीजिए इस तरह से उन्होंने अपने व्याख्या में इस तरह से बताया कि इस तरह से उन्होंने 2 छिद्र किया था, ये ऐसे उन्होंने 2 छिद्र इस तरह से किया था और 2 छिद्रों से गुजरने वाला प्रकाश आपस में मिलकर संपोषी और विनाशी का पैटर्न बनाता है। मतलब जब यहाँ से प्रकाश इस तरह से चलता है प्यारे बच्चों, इन दोनों छिद्रों से S1 और S2 से, तो ये आपस में मिलकर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण बनाते हैं। यही है इसका सिद्धांत। तो कोई पूछ ले यंग के द्विरेखा प्रयोग सिद्धांत बताइए, तो बोलेंगे 2 छिद्रों से गुजरने वाला, यहाँ से देखे S1 और S2 से प्रकाश निकलता है तो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो मिलने पर कहीं संपोषी व्यतिकरण बनाते हैं और कहीं विनाशी व्यतिकरण। देखिए 2 छिद्रों से गुजरने वाला प्रकाश आपस में मिलकर संपोषी और विनाशी का पैटर्न बनाता है, संपोषी या विनाशी का पैटर्न बनाता है। ये हो गया प्यारे बच्चों यंग के द्विछिद्र प्रयोग का सिद्धांत। तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग सिद्धांत पूछेगा तो आप ऐसे ही सिद्धांत लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या है, इसको ध्यान समझिए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है धातु का, जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं,
तो जब किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, यही प्रकाश द्वारा किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। सिंपल सा। या बोलेंगे जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का, 2 बार क्यों लिख रहे हो, घटना को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा याद हो जाएगी। यदि याद हो जाएगी तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट जरूर लें प्यारे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए। अब आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं, ये सब 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। तो मैं 1 नंबर के प्रश्न बता दिया, 2 नंबर के, अब 3 नंबर वाले प्रश्न होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि फिजिक्स में सोचना स्टार्ट करेंगे कि हम क्या पढ़ें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि जब आप फेयर वगैरह खोलेंगे तो लगेगा कि ये भी आ सकता है, विद्या क्वेश्चन खोलेंगे तो लगेगा ये भी आ सकता है। आप मतलब आपके मन में ऐसा सवाल बार बार डिस्टर्ब करेगा। ये याद कर लेंगे तो सोचेंगे अरे यार वो भी तो आ सकता है, उसको भी पढ़ लें। तो इस तरीके से पढ़ने से ना कुछ पढ़ाई हो पाती है, ना ही कुछ याद हो पाता है। लास्ट में कॉपी बंद करके बस सोचना पड़ता है अरे यार क्या पढ़ा जाए, कैसे हो, बस यही। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को? तो प्यारे बच्चों, बस आप जो आपको समझ में आ जाए एक बार में कि हाँ यही याद करना है, बस वो याद, मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि आप याद करना कितना याद कर पा रहे हैं। आप केवल सोच रहे हैं कि हम ये पढ़ेंगे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। आप कोई एक सोचिए, उसको याद करें, बस ज्यादा मत सोचें प्यारे बच्चों। ज्यादा सोचेंगे तो ना याद होगा, ना रिवीजन होगा, ना कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन। तो समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र का निगमन, ये प्रश्न में आपके 3 नंबर के आते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र का निगमन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये प्यारे बच्चों इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरह से थोड़ा सा बना दिया जाए। ये समांतर प्लेट है, एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, ये समांतर प्लेट है इस तरह से। अब प्यारे बच्चों ये प्लेट धनावेशित है, 1 2 3 4 5 6 7, जितना प्लस उतना माइनस, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है प्यारे बच्चों? माध्यम भरा हुआ है। इन प्लेटों का जो दूरी है स्मॉल डी है और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इन प्लेटों पर जो आवेश फैला हुआ है इस आवेश की मात्रा निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? भाई आपको आवेश तो दिखेगा नहीं कि कितना आवेश है, तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यदि आवेश किसी प्लेट पर फैला हो तो वहां पर आवेश की मात्रा को निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व का। क्या लगाते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का कौन सा फार्मूला लगाते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। हमें क्यू चाहिए तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। समीकरण हो गया फर्स्ट। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? अब एक बात बताइए, यदि 2 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने हो और एक प्लेट धनावेश और एक प्लेट ऋणावेश हो तो उन प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र पूछा जाए कितना होगा, तो उन प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है बच्चों ई बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। यदि मान लीजिए उन प्लेटों के बीच में कोई माध्यम है तो आप के लिख सकते हैं। मान लीजिए उन प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तो आप के नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लेटों के बीच में माध्यम रखा गया है इसलिए हम यहाँ पर के रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई बराबर सिग्मा बटे में
के एप्सिलॉन नॉट। पर बच्चों जब प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आ गया है तो क्या हम वहां पर विभवांतर निकाल सकते हैं? तो मेरे बच्चों इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान इतना आया है, तो इन प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर का मान कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे मेरे बच्चों क्या प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा प्यारे बच्चों? यदि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र हो और प्लेटों के बीच में विभवांतर पूछ रहा हो तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है E बराबर V अपान डी। याद कीजिएगा E बराबर V अपान डी। यहाँ से विभवांतर निकालते हैं V बराबर इंटू डी। ई का वैल्यू क्या रखेंगे? सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर। ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण हो गया 3। जैसे ही प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का निगमन करेंगे, जैसे ही हमारा विभव आता है तुरंत समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र से लिख देंगे। लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, लिखेंगे संधारित्र के धारिता के सूत्र से लिख दीजिएगा इसे। संधारित्र के धारिता के सूत्र से। समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q अपान V। प्यारे बच्चों समीकरण क्या हो गया? 4। तो समीकरण 3 और 4 को ध्यान दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से वैल्यू रखे प्यारे बच्चों, वैल्यू रखिए सभी लोग ध्यान से अच्छे से। तो C बराबर क्या लिखेंगे? C बराबर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए C बराबर अब V के स्थान क्या लिखेंगे? Q बटे में V के स्थान पे लिखेंगे सिग्मा D बटे में K एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू क्या रखेंगे? सिग्मा इंटू A बटे में सिग्मा D बटे में K एप्सिलॉन नॉट। तो डी सिग्मा कैंसिल, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। तो ये हो गया प्यारे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र का निगमन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के प्यारे बच्चों? 3 नंबर के। तो ध्यान रखें डेरिवेशन में 3 नंबर का ये बहुत प्यारा डेरिवेशन है। ये अधिकतर आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो आपके सेट पेपर में कंफर्म डेरिवेशन आएगा, इस बात को लिख के रख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं 5 नंबर वाले भी प्रश्न बताऊंगा। 5 नंबर वाले में भी डेरिवेशन आते हैं। तभी मैं 3 नंबर वाले में 1-2 डेरिवेशन सिंपल सा केवल बताया हूँ। फिर 5 नंबर वाले डेरिवेशन में अच्छे से 5 नंबर वाले में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको बता देंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? गॉस नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो ये भी 3 नंबर का है। गॉस चैप्टर से जो डेरिवेशन अक्सर पूछे जाते हैं वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए इसमें जो तार है वो अनंत लंबाई का है। तो एक अनंत लंबाई का इस तरह से तार है, ठीक है। कितने लंबाई का है मेरे बच्चों? अनंत लंबाई का। थोड़ा सही से बना दीजिए। ये अनंत लंबाई का एक तार है, इस तरह से रखा हुआ है। तो इस तार का हम क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? इस तार का बनाएंगे गॉसियन पृष्ठ। क्या बनाएंगे? गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ इस तरह से बनता है, इस तरह से गॉसियन पृष्ठ बनता है। और ये कौन सा गॉसियन पृष्ठ है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो ध्यान रखिएगा रेखीय तार का गॉसियन पृष्ठ पूछा जाएगा तो कैसा बताएंगे आप लोग? बेलनाकार बताएंगे। और वैद्युत रेखाएं इस तरह से देखिए बाहर निकलेंगी। वैद्युत रेखाएं दोनों तरफ आवेश है तार के, तो दोनों तरफ ऐसे वैद्युत रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेलनाकार पाइप में कितने पृष्ठ हैं? 3 हैं। तो तीनों पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा। तो जब तीनों पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा फ्लक्स तीनों पृष्ठ से निकालेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों तीनों पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा पृष्ठ से तीनों जगह से फ्लक्स निकालेंगे, थोड़े थोड़े जगह से। तो इस वाले पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना होगा।
तो पहले हम इसके थोड़े से पृष्ठ के कारण कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले निकालेंगे। तो इस थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे। तो इस थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। कहाँ है बच्चों? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर डी ए, और ये वैद्युबल लिखाए हैं वेक्टर ई। अब बताइए थीटा यहाँ कितना बनेगा 0 अंश, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब बताइए जरा इस वाले पृष्ठ के लिए बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाइए, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर वेक्टर डी ए। बताइए वैद्युत क्षेत्र इधर है, वेक्टर ई इधर है, क्षेत्रफल मतलब कोण कितना बनेगा 90 अंश, देख लीजिए। और यहाँ पर इस वाले पृष्ठ का थोड़ा सा एरिया काटिए, इस थोड़े से एरिया का क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे, इसका पृष्ठ का विलंबवत कहाँ बनाएंगे? बाहर की ओर। तो बताइए वैद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश है, थीटा कितना बन रहा है 90 अंश बन रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों हमें क्या करना है, ये जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। एक बात हमें बताइएगा, यहाँ पर ये जो आवेश है कहाँ फैला हुआ है? किसी तार पर। और आवेश जब किसी तार पे फैला होता है तो उसकी मात्रा को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व, और सॉरी रेखीय आवेश घनत्व का, क्योंकि तार किसी रेखा पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालने के लिए क्या लिखेंगे? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। क्या लिखेंगे बारे बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। तो बताइए रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व होता है प्यारे बच्चों लैम्डा बराबर, क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। हमें क्यू चाहिए तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल। समीकरण क्या हो गया प्यारे बच्चों? फर्स्ट। अब बताइए हमें गॉस के नियम के सहायता से निगमन करना है डेरिवेशन। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे करने वाला कुल फ्लक्स निकालना है, तो बेलनाकार वाले पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकालेंगे तो तीन पृष्ठ में तीन जगह से फ्लक्स निकल रहा है, तो लिखेंगे संपूर्ण बेलनाकार, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों? कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से थोड़ा थोड़ा फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से भी थोड़ा फ्लक्स निकल रहा है। तो थोड़े चीजों को जोड़ने के लिए प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं फिजिक्स में? इंटीग्रल का। तो लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल पी वाले पॉइंट का ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस लगाइए इस वाले पॉइंट का, चलिए पी क्यू वाले के लिए, तो क्लोज इंटीग्रल क्यू वाले पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल क्या है? डी ए है, कास कितना अंश लिखेंगे? 90 अंश। फिर प्लस क्लोज इंटीग्रल पी क्यू आर वाले पॉइंट का, देखिए वैद्युत क्षेत्र ई है, क्षेत्रफल क्या है? डी ए है, कास कितना रखेंगे? 90 अंश रखेंगे। ठीक है, तो बताइए फाई बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कास 0 अंश का वैल्यू 1, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए गुड़े 1, यहाँ पॉइंट पी होगा। यहाँ पर प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए गुड़े 0 अंश, कास 0 अंश का, कास 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। फिर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए गुड़े 0 आर वाले पॉइंट का। अब ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, सभी जगह फ्लक्स का मान यहाँ 0 हो जाएगा, बस यहाँ बचेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? फाई बराबर लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डी ए प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इसको छोड़ देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? फाई बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से इंटीग्रल किसको रोकता है? जिसका वैल्यू कम होता है। किसका वैल्यू इसमें से कम है? डी ए का, क्योंकि ए के पास डी लगा है, जिसका वैल्यू कम होगा वही रुकेगा इंटीग्रल में, नहीं और बाहर हो जाएंगे। जिसके पास डी लगा होता है उसका वैल्यू कम होता है, किसके पास डी लगा है? ए के पास, ई कहाँ हो जाएगा? बाहर। तो क्लोज इंटीग्रल में क्या हो जाएगा? डी ए। तो बताइए डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी ए का समाकलन, प्यारे बच्चों इंटीग्रल और डी के बीच में कुछ नहीं होता है, तो डी के बाद का समाकलन हो जाता है ई ए। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ये कहाँ से फार्मूला लिख दिए? आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, फाई बराबर फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, यही होता है ना। तो हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर इंटीग्रल का प्रयोग क्यों किए हैं?
हम यहाँ पर इंटीग्रल का प्रयोग, इसके आगे इंटीग्रल का प्रयोग इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर एरिया कम था, तो एरिया कम है तो फ्लक्स भी कम होगा, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, उसके बाद यहाँ क्षेत्रफल क्या है, डी है, फिर कास थीटा कितना अंश रख देना है पर 0 अंश यहाँ पर रख देना है। इसी फार्मूले पर वैल्यू रखा गया है, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया कुल वैद्युत फ्लक्स, समीकरण हो गया प्यारे बच्चों 2। जैसे ही कुल वैद्युत फ्लक्स आता है तुरंत किसका नियम लगाते हैं, गॉस का नियम। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे गॉस के नियम से। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, लिखेंगे गॉस के नियम से, ध्यान दीजिएगा। गॉस के नियम से क्या लिखेंगे, लिखेंगे गॉस के नियम से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हो गया 3। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, फाई का वैल्यू क्या है, ई ए बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ई चाहिए, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र। अब पूछा जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू में ए का मान बताइए। ए है इस बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, बेलन का क्षेत्रफल होता है क्यू बटे में हो जाएगा, देखिए क्यू का भी वैल्यू होता है, क्यू का वैल्यू कितना है बताइए, क्यू का वैल्यू है लैम्डा इंटू एल, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। एच मतलब इस बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई एल है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई दिया है बेलन का, तो प्यारे बच्चों मतलब तार की लंबाई दी है, यही इसका ऊंचाई होगा बेलन का। अब बताइए अब क्या काम करेंगे, ए और क्यू का वैल्यू रखेंगे और समझ लीजिए आपका डेरिवेशन हो गया। तो आप ध्यान रखें, इतने का स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट पेज पर इसको और अच्छे से करके समझा देता हूं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। देखिए ई बराबर क्या है, क्यू का वैल्यू रखेंगे लैम्डा इंटू एल। अब क्या रखेंगे, क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, एच मतलब लंबाई, उसकी ऊंचाई दिया था ऐसे एल, एप्सिलॉन नॉट, एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा बटे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जहां ई है वैद्युत क्षेत्र, क्या है वैद्युत क्षेत्र, और प्यारे बच्चों लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या रेखीय आवेश घनत्व। और आर क्या है दूरी, आर क्या है दूरी, एप्सिलॉन नॉट माध्यम, माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता बोल देंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जब भी आप डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन में जो लास्ट में फार्मूला आएगा आप उसको डब्बे में अच्छे से बंद करके लिख दीजिएगा, उसके बाद जहां करके लिख दीजिएगा, ठीक है। उस फार्मूले को डब्बे में बंद करके अच्छे से लिख दीजिएगा और उसको जहां करके लिख लीजिएगा, क्लियर। तो आप लोग प्यारे बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पे। ये प्रश्न क्या है, ये आपके 3 नंबर के प्रश्न है प्यारे बच्चे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लव चुंबकी पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो विभेद कैसे करने हैं, इसकी विशेषता मैं बता दे रहा हूं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में विशेषता नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लव चुंबकी। तो प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी का उल्टा होता है और अनुचुंबकी लव चुंबकी के जैसा होता है। देखिए प्रतिचुंबकी क्या है, ये थोड़ा प्रतिकर्षित होते हैं, ये थोड़ा आकर्षित होते हैं। जब ये प्रतिकर्षित होंगे तो ये आकर्षित होंगे, और ये थोड़ा होंगे लेकिन वो क्या होंगे, प्रबल आकर्षित होंगे। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगे। और ये क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रबल से होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगे लेकिन डट के होंगे, सबसे पहले होंगे, ज्यादा क्षेत्र के साथ ज्यादा आगे रहेंगे, ठीक है। आगे एक कम व ऋणात्मक होते हैं, और वो क्या होगा, कम होगा और धनात्मक होगा। और ये क्या होगा, धनात्मक ये होगा लव चुंबकी, लेकिन ज्यादा वाला होगा, ठीक। आगे ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अयुग्मित होते हैं, और इसमें डोमेन की संरचना होती है। देख लीजिए विशेषता क्या क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र के व्यवहार के आधार पर बांटा गया है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की ओर के आधार पर इनको अलग किया गया है। चुंबकीय प्रकृति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर चुंबकत्व का कारण, इन सभी के आधार पर इनमें बांटा गया है। तो आप ध्यान देंगे, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर समझाया हूं उसी के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। एग्जाम्पल सहित बिस्मत, तांबा, जल, प्लास्टिक, ये आते हैं प्रतिचुंबकीय में। फिर ये क्या है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और प्लेटिनम, ये है अनुचुंबकीय में। और लौह चुंबकीय में कौन आते हैं बच्चों, लौह में भाई लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये तीन तो एकदम कंफर्म होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है इनमें से डोमेन बनता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कौन से पदार्थ में डोमेन बनता है। तो बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो बच्चों आप एक काम कीजिएगा, इसको एक एक करके याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि आप विशेषता लिख देंगे उसके बगल में सब कुछ आप इसका याद कर लीजिए। प्रतिचुंबकीय का याद करने के बाद लव चुंबकीय, अनुचुंबकीय का उल्टा कर दीजिए। प्रतिचुंबकीय का सब कुछ याद कर लीजिएगा। तो अनुचुंबकीय का लिखना होगा तो प्रतिचुंबकीय वाले का उल्टा कर देंगे तो अनुचुंबकीय का हो जाएगा। तो यदि आपका अनुचुंबकीय का हो जाएगा तो अनुचुंबकीय में जो कम था वो ज्यादा बोल देंगे, वो लव चुंबकीय का हो जाएगा। तो आप एक याद करेंगे, तीनों आपको याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले और याद करें, मैं जैसे बता एक याद कीजिए, फिर दूसरा उल्टा कीजिए, और दूसरा अगला जो लास्ट वाला है दूसरे के जैसा रहेगा, बस उसमें प्रबल लगा देंगे, ज्यादा उसके अंदर वही क्वालिटी उसके अंदर ज्यादा रहेगी, बस लव चुंबकीय के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। पहले तो बोल रहा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न थोड़ा कटा हुआ है लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, समझ जाइएगा। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में अनुपात स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। क्या है ध्यान दीजिए, पहले तो कभी कभी पेपर में आ जाता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत लिखिए, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। आपसे कोई पूछ ले व्हीटस्टोन सेतु क्या है, बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु प्यारे बच्चों देखिए, आप बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात तार के प्रतिरोध को ज्ञात करता है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा वैद्युत परिपथ है जो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु आप बता लेंगे ना परिभाषा, क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा वैद्युत परिपथ है जिसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह है व्हीटस्टोन सेतु का परिभाषा। फिर आगे सिद्धांत क्या है, तो ध्यान दीजिए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है और यह संतुलन अवस्था में हो जाता है। यह है प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। कोई पूछ ले व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताइए, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं, तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा वैद्युत परिपथ है जिसके द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यह है व्हीटस्टोन सेतु की परिभाषा। फिर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलेगा तो क्या बोलेंगे, संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होने पर गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता तो और यह संतुलन अवस्था में हो जाता है, यह संतुलन अवस्था में होता है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी तो यह संतुलन अवस्था में हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर में धारा तब नहीं प्रवाहित होगी जब इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्या आपको समझ में आया, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, इनके प्रतिरोधों का जो संतुलन अवस्था में इनके प्रतिरोधों का जो संबंध है वही स्थापित करना है, मतलब हमें उत्पन्न करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इनके प्रतिरोधों के संबंध को कैसे उत्पन्न कर रहे हैं हम बता रहे हैं आप लोगों को। पहले आप लोग इसके इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए कैसे संबंध इसके स्थापित करने हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छा चित्र बन जाए। अच्छा चित्र बनेगा तो समझना भी आसान हो जाएगा और करना भी आसान हो जाएगा। ये सेल है प्यारे बच्चों, यहां से एक धारा मापी जुड़ी हुई है, आप ध्यान से देखिए। यहां से कोई धारा यदि जाएगा तो यहां आने के बाद धारा बढ़ जाएगा,
इस रास्ते में से धारा मान लीजिए I1 जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये I1 ही धारा रहेगा, और इस रास्ते से कौन सी धारा जाएगी, I2 धारा जाएगी। कौन सी धारा जाएगी प्यारे बच्चों, I2। फिर यहाँ दोनों आके मिल जाएंगे, I1 प्लस I2 I हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम प्यारे बच्चों रख देते हैं A B C D, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रतिरोध का नाम P, इस प्रतिरोध का नाम Q, इस प्रतिरोध का नाम R, इस प्रतिरोध का नाम S रख देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें चार प्रतिरोध ए बी सी, अरे इसमें चार प्रतिरोध P Q R S मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। कोई पूछ ले इसके बारे में लिखने के लिए तो आप क्या बोलेंगे, इसमें चार प्रतिरोध ए पी क्यू आर एस मिलकर एक चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। चतुर्भुज के ए सी भुजा को सेल से तथा बी डी भुजा को धारामापी से जोड़ देते हैं। समझ में हमारी बात। आप इतना लिख लेंगे, यदि आपसे लिखने के लिए बोलेगा तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चित्र बनाएंगे इसका मतलब संतुलन अवस्था में इनको डेरिवेशन कैसे करने हैं इसको ध्यान से देखें, मतलब इनके प्रतिरोधों का अनुपात संतुलन अवस्था में कैसे संबंध दर्शाना है इसको बताना है। आप देख रहे हैं इसमें दो आपको पात्र दिख रहे होंगे, सॉरी दो ठो बंद लूप दिख रहे हैं, एक ए और एक ए। तो हम दोनों के लिए किरचॉफ के नियम के सहायता से करेंगे, या पेपर में बोल रहे कि किरचॉफ के नियम के सहायता से इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो आप पहले इसके लिए ऐसे लूप बना दीजिए, बंद लूप, ठीक है। जिस तरह से आकृति है उसी आकृति में उसका बंद लूप बना दीजिए। तो कौन सा बंद लूप लेंगे, लिखेंगे बंद लूप, बंद लूप ए बी डी ए में, ठीक है, ए बी डी ए में। अब ध्यान से देखिए, हम यहां से ऐसे चलेंगे ऐसे, और कहाँ रुकेंगे, जहां प्रतिरोध लगा हो। देखिए यहाँ प्रतिरोध लगा है, कौन सा प्रतिरोध है, जिसका मान क्यों है, धारा बताइए। धारा ऊपर जा रहा है, आप आ रहे हैं नीचे, डायरेक्शन विपरीत है तो लिखेंगे -I1। फिर प्लस लगाइए, अब आगे चलिए, फिर देखिए जहां प्रतिरोध है वहां रुक जाइए। यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान क्या है, यस। अब बताइए धारा कौन सा बह रहा है, I2। देखिए डायरेक्शन भी सेम है धारा का, जिधर आप चल रहे हैं उधर ही बह रहा है, लिखेंगे I2। अब फिर क्या हो जाएगा, बराबर, इसमें कहीं इस बंद पास में सेल लगे हुए हैं नहीं, इसमें इसके अंदर कहीं सेल लगा हुआ है नहीं, तो बराबर 0। अब लिखेंगे बंद, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -P(I1) प्लस यस I2 बराबर 0। तो यस I2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, P(I1) हो जाएगा। अब अगला बंद पास लेंगे, समीकरण से फर्स्ट कर देंगे, बंद पास, बंद पास, बंद लूप यहाँ लिख दीजिए, बंद पास, बंद पास। अगला लेंगे क्या, अरे बच्चों आप लेंगे C B D C में, तो लिखेंगे C B D C में, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से ऐसे चित्र बना देंगे इसी के जैसा। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, जैसे इसमें चले थे। आप वहां रुकेंगे जहां प्रतिरोध लगा हो। तो देखिए यहाँ प्रतिरोध लगा है, रुक जाएंगे, प्रतिरोध का वैल्यू क्या है, क्यों है। धारा बताइए, सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हो जाएगा I1। फिर प्लस लगाइए, आगे चलिए। आप देखिए यहाँ पर भी प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध R है। धारा बताइए, ऊपर जा रहा है, आप आ रहे हैं नीचे, डायरेक्शन क्या है, विपरीत, माइनस क्या लिखेंगे, -I2 बराबर, कोई सेल नहीं लगा इसके अंदर, 0। अब बताइए पहले बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा Q(I1) माइनस R(I2) बराबर 0। अब क्या हम इसको Q(I1) बराबर R(I2), या पैर बच्चों आप इसे R(I2) बराबर Q(I1) भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों का भाग दे दीजिए। बस जान लीजिए दोनों का भाग देंगे, डेरिवेशन कंफर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, संबंध अच्छे से हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको लिखेंगे यस I2, इसको लिखेंगे R(I2) बराबर में है P(I1), इसके बराबर में क्या है, Q(I1), यहाँ से I1 यहाँ से I2,
यस बटे में आर, पी बटे में क्यू। संगत प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? पी बटे में क्यू, पी बटे में यस, क्यू बटे में आर। तो क्या लिखेंगे? तो पी बटे में यस, तो इसको ऐसे पक्षांतर कर दीजिए, तो क्यू बटे में आर बराबर पी बटे में यस। यही है प्यारे बच्चों व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों का संबंध। ये प्यारे बच्चों कभी कभी मान लीजिए आपको सिद्धांत बोल दे, आप वो नहीं लिख पाए तो आप सिद्धांत में ऐसे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर करके लिख देंगे तो भी चल जाएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यदि आपको हमारी बात इतना समझ में आ गई तो आप लोग इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। पहला, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? फिर कह रहा है इनकी विशेषता लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनकी विशेषता लिखिए। तो ध्यान दीजिए, बहुत उच्च आवृत्ति से धारा, जब किसी परिपथ में, कोई परिपथ हो, उस परिपथ में क्या होगा, जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति से धारा बदलती है, मतलब आवृत्ति बहुत ज्यादा कर दिया जाए, आवृत्ति उच्च आवृत्ति से धारा बदलती है, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर संचरित होने लगती है, मतलब प्रसारित होने लगती है, मतलब चलने लगती है, चलने लगती है। उन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में बहुत उच्च आवृत्ति से धारा बदलती है, जब किसी वैद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति से विद्युत धारा बदलती है तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगता है। उन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। उन तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। प्यारे बच्चों क्लियर हो गया आप सब लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे? अब ध्यान दीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता क्या है? ध्यान से देखिए। पहली विशेषता, ये अनुप्रस्थ तरंग, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कोई पूछ ले विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। दूसर का इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दिशा में, मतलब एक दूसरे के तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण के लंबवत दिशा में होते हैं। देखिए, इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के तथा तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के भी होते हैं और तरंग के दिशा के लंबवत भी होते हैं। आगे तीसरे के पॉइंट में, इनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चौथे पॉइंट में, यह निर्वात में प्रकाश के चाल से चलती हैं, प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे पांचवें पॉइंट में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब पूछा जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभी इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव 2 ठो लिख दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसके नाम में ही लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पहले विद्युत फिर चुंबक, तो पहले विद्युत फिर चुंबक। एक फार्मूला होता है C बराबर E बटे में B। कभी कभी इस फार्मूले का भी पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कौन सा सही है, तो इसके नाम में ही लिखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पहले विद्युत फिर चुंबक। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा और उनकी विशेषता आपको इतना याद रहना चाहिए। आप इतना याद किए हैं तो आपको 3 नंबर इस चैप्टर से कोई पाने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, तो मेरे बच्चों हाइगेंस की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 3 पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। पहला, माध्यम, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित प्रत्येक माध्यम के कण कंपन के समान कला में गति करते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। किसी कोई माध्यम हो, जैसे माध्यम इस टाइम हमारे आसपास वायु है ना, इसमें ऐसे हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिए, तो जो ये काल्पनिक पृष्ठ खींचे हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ में जितने भी माध्यम के कण होंगे सब कंपन के समान कला में गति करेंगे, और इसी काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे देखिए, सेकेंड पॉइंट में, तरंगाग्र पर स्थित जो तरंगाग्र बनाए हुए ऐसे लाइन जो खींचे हैं आप माध्यम में, उस पर जो तरंगाग्र पर स्थित जो तरंगे हैं, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जो तरंगाग्र पर प्रत्येक कण है, प्रत्येक
तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंग क्या, देखिए एक नए स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक 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 जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं या तरंगिका तरंगिका लिखना चाहिए पहले, जो द्वितीयक तरंगिकाएं तरंग की तरंगिकाएं जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। पूछ ले हाइगेंस को द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लिखे, तो पहला सिद्धांत वो बोल देंगे, दूसरा सिद्धांत बोलेंगे तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। फिर आगे तीसरे के पॉइंट में, समांगी माध्यम होने पर, समांगी माध्यम मतलब माध्यम समान होने पर द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक चाल से आगे बढ़ती हैं। मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलती हैं उनका जो चाल होगा प्राथमिक चाल के जैसा होगा, लेकिन यदि माध्यम उसके आगे समान होगा तो जो माध्यम पहले वही माध्यम बाद में होगा, तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों उसमें जो द्वितीयक तरंगिकाएं हो प्राथमिक चाल से ही आगे बढ़ेंगी। यह है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के 3 पॉइंट। तो हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत का 3 पॉइंट आपको अच्छे से रिपीट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। पहले तो दोनों की परिभाषा लिखना है, तो ध्यान दीजिए व्यतिकरण, जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की तरंगे एक ही माध्यम में संचरित करती हैं, एक ही माध्यम में संचरित करती हैं तो वह अध्यारोपित होती हैं। जब दो या दो से अधिक समान आयाम तथा समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में संचरित करती हैं तो वह अध्यारोपित होती हैं। तो वह अध्यारोपित होती हैं जिसके किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा जिसके किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। यह है व्यतिकरण की परिभाषा प्यारे बच्चों। अब आगे विवर्तन की परिभाषा। विवर्तन की परिभाषा में जैसे मान लीजिए एक कोई सुई है नोक जैसा, और प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो जैसे ही तीक्ष्ण किनारे पर पहुंचता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। तो प्रकाश के जो मुड़ने की घटना है इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र किनारों से गुजरता है तो वह वहां से मुड़ जाता है। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म छिद्र किनारों पर पहुंचता है तो वह वहां से मुड़ जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण समझ में आया। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति तथा समान आयाम की प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में संचरित करती हैं तो वह अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित मतलब मिलती हैं, तो वह अध्यारोपित होते हैं जिसके किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और जिसके किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होता है, जिसे प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए इसके शर्त प्यारे बच्चों, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें। इसके शर्त को ध्यान दीजिए, शर्त में ध्यान दीजिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है प्रश्न, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखा गया है ऊपर, ठीक है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पहला दोनों तरंगे एक ही माध्यम में होनी चाहिए, ठीक। दूसर का दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तीसर का दोनों तरंगों की आयाम लगभग समान होने चाहिए, ठीक। चौथा दोनों तरंगों के बीच में कलांतर स्थित होना चाहिए, मतलब कलांतर नियत होना है, उनके बीच का जो कलांतर है सेम होना चाहिए। कभी कभी पेपर में आ जाता है कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत मतलब ऐसे स्रोत जिनके बीच का कलांतर नियत होता है। कोई पूछ ले कला संबद्ध स्रोत बताइए, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ऐसे स्रोत जिनके बीच का कलांतर नियत होता है। तो हम लोग व्यतिकरण के घटना में कला संबद्ध स्रोत लेते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले बताइए कि व्यतिकरण के लिए शर्त क्या है, तो बोलेंगे दोनों तरंगे एक ही माध्यम में होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम समान होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर नियत होना चाहिए। हो गया सिंपल सी प्यारे बच्चों शर्त। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। बोहर का परमाणु मॉडल, आपसे पूछ लेगा कि बोहर का परमाणु मॉडल बताइए। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया जाए प्यारे बच्चों, ये अच्छे से लिख दिया जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए बोहर का परमाणु मॉडल NH/2 पाई। अब देखिए बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर की 3 परिकल्पना है। पहली परिकल्पना
बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। या बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए किए वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कोई पूछ ले कि बताइए बोहर की प्रथम परिकल्पना बताइए, तो क्या बोलेंगे? बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ चक्कर लगाते हैं 2 बार लिख दिया गया है, इसको हटा दीजिए, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो बोहर की तीसरी परिकल्पना क्या है? बोहर की तृतीय परिकल्पना ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। बोहर के द्वितीय परिकल्पना प्यारे बच्चों बाहर लिखा गया है यहाँ बोहर लिखना चाहिए तो बाहर लिखा गया है चलिए देखिए बाहर आएगा जब बोहर आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण होता है। ठीक है, तो बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई का पूर्ण होता है। आगे तीसरी परिकल्पना, बोहर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का ग्रहण करता है तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, मतलब डेल्टा E बराबर लिख सकते हैं E2 माइनस E1। ठीक है, मतलब समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आप LKG में हैं, कोई बच्चा क्लास 5 का है, उसको क्लास 11th में बैठा दिया जाए तो उसको कुछ समझ में आएगा? वो तो शांति से इसे देखेगा। क्या उसकी एनर्जी खत्म होगी? नहीं, वो केवल एनर्जी को वहां ग्रहण करने की कोशिश करेगा क्योंकि लो एनर्जी हाई एनर्जी में गया है। यदि आप इंटर में हैं, आपको क्लास 10 में बैठा दिया जाए, क्लास 10 में बैठा दिया जाएगा तो आप तो क्लास 10 का सब कुछ पढ़े हैं, टीचर से पहले बोलने लगेंगे, मतलब आप एनर्जी अपना क्या करने लगेंगे? निकालने लगेंगे। बच्चों जब हाई से लो आएंगे तो ऊर्जा उत्सर्जन करेंगे, लो से हाई जाएंगे तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है बोहर की परिकल्पनाएं। तो बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना प्यारे बच्चों आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या प्यारे बच्चों? नाभिकीय संलयन पूछा जाए, नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल सहित परिभाषा आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में देखिए H या 1H2 फिर 1H2, 2 ड्यूट्रॉन लिए गए हैं। अब बताइए फॉर्मेशन में कौन कौन बचे हुए हैं? 3 समस्थानिक में से आपका एक समस्थानिक इसका प्रयोग हो चुका है। कितने समस्थानिक बचे हैं? 2। कौन कौन प्यारे बच्चों? H1 3 फिर 1H1। ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा। अब अगले पॉइंट में क्या होगा? इनमें से जो बना हुआ है प्रोडक्ट, यही एक आके फिर इसके साथ क्रिया करेगा। 1H2 के साथ ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है फिर इसके साथ आके क्रिया करेगा। अब बताइए क्या होगा? ये 1 मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2He4, क्योंकि हीलियम बन रहा था। फिर बच क्या रहा है? प्लस 0 1 न्यूट्रॉन बच रहा है। ये हो गया ऊर्जा। तो मेरे बच्चों ये है आपके नाभिकीय संलयन। यह इसी अभिक्रिया, इसी तीनों ड्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के अनुसार आप इसके एग्जाम्पल को दे सकते हैं। समझ में हमारी बात? अब ध्यान दीजिए, इनको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है उसे लिखिए। आप देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है? 1H2 फिर 1H2 फिर 1H2, 3 ठो बचेगा। ठीक है, फिर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा? 1H2He4 फिर 1H1 0 1 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा। ये हो गया बच्चों नाभिकीय संलयन। ये क्या हो गया? नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो बच्चों आप ऐसे 2 स्टेप में करके लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए।
तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। अब हम बताते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। देखिए जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। याद बोलेंगे, जब एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन का बौछार कराया जाता है तो वह दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। या तो आप सिंपल से बोल देंगे, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल, यूरेनियम 92,238 प्लस इस पे न्यूट्रॉन का जैसे ही बौछार कराया जाता है, ये नाभिक जो यूरेनियम है दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। ध्यान से देखें, Ba56,148 प्लस, अब बताइए कितना बचा है, तो क्रिप्टॉन हो जाएगा Kr। अब बताइए कितना बचा हुआ है, 5692, ये हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 8 8 मतलब 36 हो जाएगा, 36। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए इसका अणुभार कितना हो जाएगा, इसका मतलब सॉरी इसका परमाणु भार 88 प्लस, अब न्यूट्रॉन कितना बाहर निकलता है, 3। कितने न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं प्यारे बच्चों, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा बहुत ज्यादा बनती है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का नाभिकीय विखंडन, ये हो गया नाभिकीय विखंडन। पूछा जाए नाभिकीय विखंडन क्या है, तो आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, ऐसे एक छोटे से एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि जब भी नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन पूछता है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, बिना एग्जाम्पल सहित पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं अब अगला लेक्चर आप लोगों के लिए लाऊंगा 5 नंबर के सभी प्रश्न। ठीक है, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों का ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जितने भी प्रश्न थे सब कंप्लीट हो गए। मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में 5 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आपसे प्यारे बच्चों कम से कम 10 प्रश्न लाऊंगा 5 नंबर के। उस 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न प्यारे बच्चों हर साल बनेंगे, इस बात को लिख के रख लीजिएगा। आपसे उस 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न तो कंफर्म है बनना, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न प्यारे बच्चों एकदम कंफर्म है कि 5 प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या आपको इतना समझ में आ गया, 1 2 3 नंबर के प्रश्न, तो 5 नंबर के प्रश्न का इंतजार करें। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।